गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। और जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करेंगे जनता की अदालत नामक एक सीरीज़ में जो दिल्ली में दारू का घोटाला चल रहा है उस पर। क्योंकि हमें लगता है कि वैसे तो देश में बहुत सारे मामले चलते रहते हैं, लेकिन उसमें या तो कोई न्यूज़ चैनल एक पक्ष को दिखाएगा या न्यूज़ चैनल दूसरे पक्ष को दिखाएगा। एक न्यूज़ चैनल दोनों पक्षों के बात को नहीं रख पाता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी इस चैनल के माध्यम से कि हम दोनों पक्षों के बातों को रखें और फिर फैसला आप करेंगे और आप होंगे इस फैसला के करने वाले जज। न्यायाधीश जो होंगे वो जनता होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का परिभाषा ही ये लिखा गया है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता को आसान भाषा में अगर समझाया जाए तभी जनता फैसला कर पाएंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि कोर्ट के फैसले इतने टफ होते हैं कि उनको समझ नहीं आ पाता। हमारी ये कोशिश रहेगी इस प्रोग्राम के माध्यम से, जनता की अदालत प्रोग्राम के माध्यम से, कि हम सरल भाषा में बहुत ही जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं वो आपको बताएं दोनों पक्षों का। ऐसा नहीं कि एक पक्षों पे, क्योंकि दोनों पक्षों की बातों को हम रखेंगे, क्योंकि हम एक डिफेंडर के जैसे काम भी करेंगे और प्रोसिक्यूटर की जैसे भी काम करेंगे। हम दोनों पक्षों के जो मेन बातें वो रखेंगे। उसके बाद जो जांच करता है वो तो जांच करते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग जाएगा कि किस तरह से किसका पक्ष भारी है और किसका पक्ष ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हमें किसी भी पार्टी या किसी भी लोगों से कोई पर्सनल लगाव नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हमारा जो लगाव है वो हमारे भारत देश की जनता के प्रति है। और हमको ये लगता है कि जनता उतनी ज़्यादा टेक्निकल बातों को समझ नहीं पाती। तो हमारी ये कोशिश रहेगी बड़े हम तमाम जगहों से खबरें इकट्ठे करके दोनों पक्षों के बातों को रखें। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली का दारू घोटाला, जिसमें आप जानते होंगे कि अभी ये मामला बहुत गर्म चल रहा है। कि यहाँ पर कुछ महीनों पहले आपने जानते थे कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी सीबीआई के द्वारा, और हाल ही में आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा। तो यहाँ पर मामला गर्म हो गया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे कि दिल्ली का आखिर दारू घोटाला है क्या, और सीबीआई और ईडी आखिर आप पार्टी के पीछे और भी बहुत सारी पार्टी के पीछे क्यों पड़ गई है। तो सबसे पहले हम पक्ष रखेंगे सीबीआई और ईडी का कि उन्होंने क्यों गिरफ्तारी की है। तो उससे पहले आपको जानना होगा कि दिल्ली का दारू घोटाला आखिर है क्या। तो आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी हाल ही में 2021 में एक नई शराब पॉलिसी लाई गई थी, मतलब शराब को बेचने की पॉलिसी लाई गई थी। आप जानते होंगे कि 2021 के पहले सरकारी दुकानें थी, लगभग 850 के लगभग दुकानें थी, और वो पूरे सरकारी दुकानें थी। लेकिन वहां पर आप जान सकते हैं कि दिल्ली सरकार को ये लगा कि जो शराब की कालाबाजारी बहुत चल रही दिल्ली में, और कहीं शराब मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। और हमने ये पर्सनल लाइफ में आपने देखा भी होगा कि कहीं ब्लैक में भी मिलता था, हाँ, दिल्ली के कई गलियों में। तो दिल्ली सरकार को ये लगा कि ये जो टैक्स जो यहाँ पर चोरी हो रही है उसे हमें रिफॉर्म करना चाहिए और दारू के लिए नई नीति, मतलब वाइन के लिए नई नीति बनानी चाहिए। तो उनको लगा, तो उन्होंने एक नई नीति बनाई, और जिसमें बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कि आप देख सकते हैं कि पहले जो यहाँ पर लिक्वर पॉलिसी, अगर इसको टर्मिनोलॉजी वाले लैंग्वेज में अगर बोलूं तो डेली लिक्वर पॉलिसी इसको बोलेंगे, एक्साइज विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहले बहुत सारे जो बातें थी वो मुख्य यह थी कि सबसे पहले तो सारी जो दुकानें सरकारी हुआ करती थी, और वहां पर जो मिनिमम एज था आपको मतलब लिक्विड खरीदने का, दारू खरीदने का, वो था 25 वर्ष। लेकिन जो नई पॉलिसी आई, और वो एक जो बड़े मेजर यहाँ पर जो बात थी पुरानी पॉलिसी की, उसमें ये थे कि लाइसेंस एक फिक्स रेट पर मिल जाता था किसी को भी, और यहाँ पर एरिया का कोई यहाँ पर डिवीजन नहीं था पहले। कि आप देख सकते हैं कि एक जगह पर 2-3 दुकानें एक साथ थी और पूरे दिल्ली के एरिया को कवर नहीं कर सकता था। तो ये जो कमियां थी, हालांकि मनीष सिसोदिया जी और बाकी जो आपके मंत्री हैं उन्होंने शिक्षा पर अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया, लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से ये अंतरात्मा ज्ञान आया, और उनकी आत्मा ने बोला कि हमको अब यहाँ पर वाइन और शराब जैसे जो चीजें हैं उनके लिए भी हमको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और स्वास्थ्य में तो कर दिया। तो किसे आया ये तो आप पार्टी जान सकती है, लेकिन हालांकि वहां पर मुख्य जो मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया जी थे। तो समझ जाइए कि उन्होंने ही ये बात सोची होगी कि हमको शराब में भी थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि दिल्ली के घर घर में शराब पहुंचनी चाहिए, चाहे वो टैक्स के लालच में किया हो, चाहे वो भलाई करने के लालच में किया हो, चाहे जो भी किया हो।
तो यहाँ पर रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई नवंबर 2021 में। इस रिफॉर्म पॉलिसी में मेन बदलाव ये किए गए कि जो सबसे पहला जो बदलाव किया गया वो था कि आपको जो लाइसेंस बांटे जाएंगे उसमें बोली लगाए जाने लगे। पहले आप जानते हैं कि पहले फिक्स था कि इतने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन नई पॉलिसी में मनीष सिसोदिया जी के जो मंत्रालय है उन्होंने यह व्यवस्था किया कि अब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही लाइसेंस पा पाएगा, और पूरे दिल्ली को उन्होंने 32 जोनों में बांट दिया गया। 32 जोन में बांट दिया गया और ये बोला कि 16 जो वहां पर शराब पहुंचाने वाले होंगे वो 16 होंगे और वो 32 जोनों को देखेंगे। मतलब पूरी दिल्ली को कवर कर लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, कहीं कहीं दुकानें थी, कहीं कहीं नहीं थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के अगुवाई में यह व्यवस्था किया गया कि पूरे दिल्ली में 32 जोनों में बांट दिया जाएगा और 16 जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो शराब बनाता है वो शराब को डायरेक्ट नहीं देगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, वो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर दो दो जोन को हैंडल करेंगे। ये यहाँ पर जो मेजर चेंज किया गया था वो किया गया था। और ड्राई डे आपने नाम सुना होगा कि कभी कभी जो है विशेष अवसरों पर जो है शराब की दुकानें बंद हो जाती है। पहले 21 हुआ करती थी, तो दिल्ली सरकार को लगा कि 21 बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए उसको 3 कर दिया गया। मतलब 3 दिन ही बस यहाँ पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी, बाकी दिन चालू रहेंगे। ये दूसरा मेजर चेंज किया गया। तीसरा किया गया कि जो शराब लेने की उम्र थी वो न्यूनतम थी 25 साल की। 25 साल का कोई भी लड़का जाकर के शराब ले सकता था, उसको 21 कर दिया गया। ये सब इनका जो समझ जाइए कि नीतियों का कदम है, ये स्टेप्स है कि नई पॉलिसी में क्या हुआ था। और जो चौथी मेजर बात थी वो था टैक्स जो रिफॉर्म, जिसके कारण गिरफ्तारी हुई। ये तीनों तो चलो ज़्यादा यहाँ पर सरकार की नज़र में उतना जुर्म नहीं था कि आप लाइसेंसिंग मतलब बोली लगवाएंगे, दूसरा आप ड्राई डे कम कर देंगे और तीसरा आप कर देंगे कि 25 से 21 कर देंगे, ये तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो मेन कारण था जहां पर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी है उसमें यह था कि आप जान सकते हैं कि 144 करोड़ लगभग पुरानी नीति से नई नीति लागू करने में यहाँ पर टैक्स या जो जिनको लाइसेंस दिया गया उनको 144 करोड़ का टैक्स देना था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने उस टैक्स को माफ कर दिया, यह सोचते हुए कि कोरोना काल में सभी का नुकसान हुआ है तो ये कहां से टैक्स दे पाएंगे, इसीलिए लाइसेंस की फीस थी वो माफ कर दी गई। और भी ऐसे कुछ जो टैक्स लाइसेंस में भी इनको विशेष रियायत दे दिया गया किनको कुछ लाइसेंस लेने वाले को कि चलिए आपको रियायत दिया जाएगा। पहले नीति बनाई गई थी कि इतने में बोली लगाई जाएगी और आपको टेंडर दिया जाएगा उस शराब दुकान खोलने का, लेकिन यहाँ पर दो गलतियां इन्होंने की कि 144 करोड़ लगभग का कुछ टैक्स था वो माफ कर दिया और लाइसेंस में भी छूट दे दिया गया। इससे ये बात आ गई दिल्ली के एलजी के नजर में और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के नजर में। आप जानते हैं कि दिल्ली के एलजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर एलजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने शिकायत कर दी सीबीआई और ईडी से। दोनों ने क्रमशः एलजी ने किया सीबीआई से और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया ईडी से कि यहाँ पर हमें कुछ इनके पॉलिसी में कुछ गलत बातें लग रही हैं। तो इस जानते ही है सीबीआई और ईडी तो ऐसी मामले देखते रहती है विपक्षी पार्टी की कि कैसे विपक्षी पार्टी की इस तरह की बातें देखते रहती है कि किस तरह से हम कब मौका मिले तो हम कब वहां पर पंजा मारे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम मिल गया सीबीआई और ईडी को, वो तुरंत एक्शन में आई और फिर पूछताछ चालू कर दिया। पूछताछ चालू किया तो उनके पूछताछ में ये बात सामने आई कि वास्तव में जो है जो नई नई शराब पॉलिसी इसमें कहीं ना कहीं हेर फेर तो हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो सरकार है, हालांकि पावर तो उनके पास फुल है, लेकिन हर काम उनको पूछ करके करना पड़ता है एलजी से। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जो ये टैक्स का छूट दिया था कि आप भाई कोरोना में काफी नुकसान हो गया है और आप पैसे नहीं दे पाएंगे, तो 144 करोड़ का छूट दिया था और कुछ लाइसेंसिंग में छूट दे दिया गया। तो सीबीआई ने ये पूछा कि जब आपके अंडर में ये पावर नहीं है तो आपने किस किस हिसाब से यहाँ पर छूट दे दिया गया, और यहीं पर इनको आरोपी बनाया जा रहा है। और इसमें एक जो मेन आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जिनसे जिन जिन जो जिनके जो सीबीआई के नजर में बहुत आ गए थे, दिनेश अरोड़ा और एक होते हैं अमित अरोड़ा। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं और इनको ही टेंडर मिला था, तो इनके ये सीबीआई के नजर में जरूर आ गए और सीबीआई ने इन पर बहुत शिकंजा कसा और फिर उन्होंने बताया कि हाँ मेरा जो है कर्जा जो है माफ किया गया था। बाद में जब सीबीआई ने शिकंजा कसा तो फिर ये पलट गए और ये बोल दिया कि अब मुझे छोड़ दो, मुझसे गुनाह हो गया, मैं सरकारी गवाह बनने के लिए कबूल हूँ। तो सीबीआई ने
इनको सरकारी गवाह बनाया, तो इन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया जी ने मुझे बोला था इस तरह से आपको कर्जा माफ़ी हो जाएगा। आप ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ये भी बोला कि आप बाकी जो पैसे हैं वो बिना उसके बिना मतलब हमारे चुनाव में आप मदद कर दीजिएगा, हम आपके जो है वो कुछ टैक्स रिफ़ॉर्म के तहत आपका टैक्स माफ़ कर देंगे और अच्छे से आप कमाइए। मैं अगर होगा तो आप कहीं न कहीं इनडायरेक्टली में मदद कर दीजिएगा। और बोला जाता है कि उसी समय पंजाब के चुनाव थे, तो जो दिनेश अरोड़ा जी हैं, उन्होंने पंजाब के चुनाव में काफ़ी मदद किया था। और उसके बाद अ, सीबीआई ने ऐसा किया कि दिनेश अरोड़ा जी के कहने पर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा को छोड़ दिया था कि चलिए आप सरकारी गवाह हैं, आपने काफ़ी मदद किया। और इसमें यह भी बोला जाता है कि कहीं सूत्रों से पता चला है कि इस दरमियान मनीष सिसोदिया जी ने बहुत सारे नंबर चेंज कर दिए, कम से कम 100 से लेके 150 नंबर उन्होंने चेंज किया, ऐसा बोला जाता है और सारे सबूत मिटा दिए हैं, यह भी आरोप है। इसीलिए देख सकते हैं कि सीबीआई को अभी भी सबूत नहीं मिल पा रहा है और वो टाइम लगा उनको गिरफ्तारी करने में। फिर भी कुछ तो बात रही होगी तभी तो गिरफ्तार किया है, वरना आप में भी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ पढ़े-लिखे हैं और कानून को जानने वाले लोग हैं, तो वो काफ़ी विरोध करते अगर गिरफ्तारी करना है तो ईडी और सीबीआई भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला, केंद्र सरकार ने बोला या बीजेपी वालों ने बोला तो ये तुरंत जाएँगे और गिरफ्तार कर लेंगे। वो भी काफ़ी होमवर्क करके आई थी और होमवर्क में इनका जो तगड़ा होमवर्क था, इसीलिए जो केजरीवाल जी हैं और बाकी जो आपके लोग हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये तो रही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को छोड़ दिया गया था। फिर अब आया ईडी की बारी, जो हाल ही में आप चर्चा में आई है कि ईडी ने फिर से दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उसने बोला, दिनेश अरोड़ा ने बोला कि मेरा तो सीबीआई से हो चुका है, अब ईडी कहाँ से आ गई? तो ईडी ने भी शिकंजा कसा। तो बार-बार आप देख सकते हैं, इसीलिए पहले जो है संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि सीबीआई ने अपना होमवर्क करके उन्होंने अपना एक जो दोषी था उनको पकड़ लिया था। फिर ईडी की नज़र गई, ईडी ने फिर से खंगाला फाइल और खंगाल रही थी, फिर से दिनेश अरोड़ा जी को पकड़ा। तो दिनेश अरोड़ा जी ने अभी ये बोला कि एक पार्टी में संजय सिंह जी के द्वारा ही मैंने जो है मनीष सिसोदिया जी से मिला था। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि संजय सिंह जो है उन्होंने ही जो मनीष सिसोदिया जी और दिनेश अरोड़ा की दोस्ती कराई थी। तो आप देख सकते हैं एक प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग या डीलिंग का काम किया था। इस वजह से फिर ईडी चौकन्ना हो गई और ये बोली कि अब तो हमको सबूत मिल गया, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, जो हमारा फ्री नहीं निकल पा रहा था, मतलब कैसे हम शिकंजा कसे, तो ईडी को ये बहुत बड़ा सबूत मिल गया कि हाँ भाई, दिनेश अरोड़ा जी ने नाम ले दिया। हालाँकि इन्होंने पहले नहीं लिया था, क्योंकि सीबीआई जब गिरफ्तार करी थी तब भी ले सकते थे। लेकिन ईडी ने जो सख्ती की तो उसमें इन्होंने नाम लिया। इसीलिए तुरंत इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे देखते हैं कि ये गिरफ्तारी कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक यहाँ पर सबूत पे सबूत मिलेंगे और वास्तव में है कि नहीं। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है ईडी और सीबीआई की तरफ से कि अब देखिए, पहले मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार थे, अब संजय सिंह जी हो गए हैं। अब ये बोला जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं फिर ईडी और सीबीआई होमवर्क में लगी हुई कि कहीं न कहीं से कोई तो केजरीवाल जी का नाम ले दे और हम इन पे भी शिकंजा कस दें। तो 3 हो जाएगा, तो एक चेस की तरह गेम खेल रहे हैं, आप देखे ही होंगे चेस, जैसे कि शतरंज का खेल होता है जिसमें आप ऊँट को मारते हैं, हाथी को मारते हैं, फिर आप वज़ीर को मारते हैं, फिर राजा को मारते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, वज़ीर तो समझ जाइए कि मनीष सिसोदिया जी थे, वो तो पहले ही मात खा चुके हैं। अब जो है राजा की बारी है, जिसमें केजरीवाल जी का पद है, उस पर ईडी और सीबीआई वर्क कर रही है। हो सकता है कोई और एजेंसी भी लगा दिया जाए, तो यहाँ पर कोई भी एक अगर गवाह मिल जाता है, किसी ने भी नाम लेता है, तो पूरी-पूरी आप पार्टी यहाँ पर खतरे में आ सकती है। और यह भी बोल रही है ईडी सीबीआई कि इसी पैसे से गोवा में इलेक्शन जीता था आपने और इसी पैसे से पंजाब में जीता है और इसीलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो इसलिए इसकी सारी मान्यताएँ जो है रद्द की जाए, तो इसीलिए पीछे पड़ी हुई है। यह यहाँ पर पूरा कारण है। तो ये ईडी और सीबीआई का पक्ष था और ईडी और सीबीआई का पक्ष था। लेकिन अब जो आप पार्टी का पक्ष है, यह हम रखने की कोशिश करते हैं। अब आप पार्टी के जो मनीष सिसोदिया जी हैं और संजय सिंह हैं, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि ये बेवजह गिरफ्तारी हुई है। बेवजह गिरफ्तारी हुई है, तो ये मात्र पार्टी वाले ऊपर ही ऊपर बोलते हैं, आपको टेक्निकल नहीं बताएँगे, सबूत के तौर पर या फिर प्रामाणिक बात नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि बेवजह गिरफ्तारी हुई है, धरने दे देंगे और फिर माहौल को गर्म करने की कोशिश करेंगे, जबकि जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है और कानून को कोई लेना-देना नहीं है। आप एक आदमी हड़ताल कीजिए या हज़ारों कीजिए, आप देखे होंगे कि इसका फ़र्क मॉरली
पड़ सकता है, लेकिन लीगली नहीं पड़ेगा। मॉरली मीन्स आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, छोड़ दीजिए, कभी बीजेपी बोल रही पकड़ लीजिए, और आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। दोनों धरना पे धरना कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि दोनों जो है देश के कल्याण के लिए कब धरना देंगे। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में या कहीं भी लड़कियों का रेप हो जाता है, तब आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी काश इस तरह से धरना देते तो कुछ फर्क भी पड़ता। या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, या फिर सरकारी अस्पताल में कोई मरीज मर रहा है, तब आम आदमी पार्टी या बीजेपी को धरना देना चाहिए। लेकिन वो उस समय नहीं दे पाते हैं। उस समय तो 1-2 कैंडल जला करके वो कैंडल खत्म हुआ तो इनका भी अनशन खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब बात खुद पर आती है तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि आप संजय सिंह को जो रिहा कर दीजिए, और जब गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तो बीजेपी पार्टी बहुत ही इकट्ठा होकर के बोल रहे हैं कि इनको गिरफ्तारी करनी नहीं चाहिए। तो आप इन दोनों से परे रहें, आप केवल नॉर्मल न्यूज़ ना देखते रहें, आप लीगली समझने की कोशिश किया कीजिए कोई भी टॉपिक को, क्योंकि अब समय बदल चुका है, अब जनता अनपढ़ नहीं रह गई, अब जनता भी लोकतंत्र में भाग लेने लगी है। तो आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी, हम आसान भाषा में बताएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये न्यूज़ चैनल वाले मोरली ज़्यादा काम करते हैं और लीगली काम नहीं करते, तो हमारी ये कोशिश रहेगी। तो आपने एक पक्ष तो सुन लिया ईडी और सीबीआई, इनका यही कहना है कि जो अगर मैं सार में बात करूँ तो वो 144 करोड़ और भी जो छूट दिया गया, मनीष सिसोदिया जी ने वैसे तो छूट दे दिया, तो उन्होंने किससे पूछ करके दिया, और पूछ करके दिया तो फिर ये पैसा जो है कहीं न कहीं से इनको वापस किसी के माध्यम से वापस दे दिया गया, और इसी से इन्होंने चुनाव लड़ा। ये रहा ईडी और सीबीआई का पक्ष। अब आप जानिए कि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई है वो सरकार के कहने पर काम करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा था, पश्चिम बंगाल में आप जान सकें ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपका भी हमको बात सुनना होगा कि वास्तव में ये जो ईडी और सीबीआई है वो उन्हीं राज्यों में क्यों एक्टिव हो जाती है जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है या अपोजिशन की पार्टी है। आप कुछ समय पहले देखे होंगे सांसद ब्रजभूषण सिंह जी पर, यहाँ पर जंतर-मंतर में 34 जो धाराएँ लगी हैं उनका उल्लेख किया गया था ओलंपिक पदक विजेता के द्वारा, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली पुलिस काफ़ी अक्षम साबित रही, और अभी भी देख सकते हैं कि मामला यहाँ पर ठंडा पड़ चुका है, पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है वो यही लगाती है कि वास्तव में अपोजिशन पे तो ईडी सीबीआई तुरंत उनको सबूत मिल जाता है और तुरंत वो एक्शन में जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। और जबकि यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह जैसे कई विधायक जो हैं जिन पर बीजेपी सरकार में है उन पर तो एफआईआर है, लेकिन ईडी सीबीआई पुलिस सब नाकाम रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर एक प्रकार से सच भी लगता है उनकी बातों में कि वास्तव में इतने बीजेपी के कार्यकाल में कोई भी ऐसा बड़ा आप सांसद विधायक बीजेपी से नहीं पाएंगे जिन पर ईडी सीबीआई ने छापा मारा हो, 1-2 को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन में छापा पे छापा पड़ते जा रहे हैं और लोगों में यह माहौल लग भी गया है, और कहीं न कहीं यहाँ पर सच भी लग रहा है कि ईडी सीबीआई वही काम करेगी जो केंद्र सरकार के विरोधी पार्टी में हो या फिर उनका साथ ना देता हो। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गया, या फिर अब देख सकते हैं दिल्ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडी सीबीआई तुरंत एक्शन ले रही है, तो इनका पक्ष भी जानना ज़रूरी होगा। और हालाँकि आम आदमी पार्टी ने बाद में शराब नीति वापस ले ली थी, ये भी संदेह के दायरे में है कि आपने एक बार जो है पॉलिसी लाई तो अगर गलत नहीं थे तो वापस क्यों ले लिया? तो यहाँ पर ईडी सीबीआई ने ये और दावा किया है कि ये वापस क्यों ले लिए और यहाँ पर कुछ न कुछ कालाबाज़ारी हुई है। तो ये था आपका आम आदमी पार्टी का जो है दावा कि ईडी और सीबीआई वहीं पर आपका छापा मारती जहाँ पर सरकार के विरोधी दल हों और अपने गिरेबान में झाँक कर नहीं देखती। तो कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि ये आपकी बातों में भी सही है, और दोनों सीबीआई और ईडी भी ऐसा नहीं है कि वो आज बोले तो चलो हमने छापा मार दिया, वो भी उसमें भी आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो भी होमवर्क करके जाते हैं, रिसर्च करके जाते हैं, तब जाकर के आम आदमी पार्टी जैसे वो भी डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होता है, तो वो भी कहीं न कहीं होमवर्क करके ही जाते हैं, तब यहाँ पर निर्णय तक पहुँच पाते हैं। तो ये तो रही आम आदमी पार्टी की बात, और बाकी जो विपक्षी पार्टी की बात है वो ये रही कि वो कहीं भी यहाँ पर छापा मार देते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं जाते। तो ये भी कहीं न कहीं अच्छी बात है। तो फैसला आप कीजिएगा, क्या ईडी सीबीआई सही है या फिर आम आदमी पार्टी या फिर बाकी जो पार्टी है वो सही है? अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हम देखें तो गलती ये हो गई कि मनीष सिसोदिया जी जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, कंक्लूज़न मैं बताऊँ इस वीडियो का, तो मनीष सिसोदिया जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
शिक्षा देख सकते हैं, दिल्ली के स्कूल को उन्होंने बहुत अच्छा चमका दिया था और काफ़ी कुछ नाम होने लगा था। अमेरिका से जो है अधिकारी यहाँ पर दिल्ली के स्कूलों का मुआयना करने आ रहे थे। तो अगर शिक्षा ही मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी अगर अच्छा कर देती, तो हो सकता है कि जो शराब की जो कालाबाज़ारी वो अपने आप रुक जाती, लोग खरीदते नहीं, लोग जागरूक हो जाते, तो आपको इसमें जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन आपने शिक्षा को आधा-अधूरा चमका करके बिल्डिंग और कुछ छात्रों को अच्छा बना करके आपने उस काम को पूरा नहीं किया और आप दूसरे स्टेप में ऐसे मामले को पकड़ लिया जिससे कि शिक्षा पूरी खत्म हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर कोई शराब पिएगा पीता तो वो फिर पढ़ाएगा कहाँ से बच्चों को? तो आपने एक तरफ से तो मॉरली अगर देखा जाए तो एक तरफ से तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया, स्कूल बनवाए, लेकिन उसके ही अगले चरण में यहाँ पर शराब नीति बनाई। हालाँकि इनकी जो मंशा रही होंगी आम आदमी पार्टी की, जहाँ तक हमें लगता है कि उससे टैक्स काफ़ी आता है। आप जानते होंगे कि केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर शराब से बहुत ज़्यादा टैक्स आता है। और टैक्स से ही लोगों को पैसा मिलता है और अभी जानते हैं कि लगभग हर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो इतनी दरिया-दिली योजना लेके आ रही है कि उन पे ऋण बढ़ता जा रहा है, तो इनको पैसा चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आम आदमी ही परेशान है, सरकार भी परेशान है। हाल ही में देखे होंगे पंजाब भी कर्ज़े में आ गया है, वो केंद्र सरकार से बात कर रही है और केंद्र सरकार भी हालाँकि कर्ज़े में है। तो सारे कर्ज़े में लेकर के योजनाएँ निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक मास्टर जो प्लान है वो लेके आया था कि इससे हमको राजस्व काफ़ी मिल जाएगा। हालाँकि राजस्व इनको मिला भी था, आप आंकड़े में देखेंगे तो 3500 करोड़, पहले इनको 6000 करोड़ रुपए ये है राजस्व मिलता था शराब से, लेकिन बढ़ करके 9500 करोड़ मिला था, मतलब 3500 का फ़ायदा हो गया था। लेकिन ये टैक्स जो इन्होंने दरिया-दिली दिखा दी, टैक्स माफ़ कर दिया, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ। ईडी, सीबीआई को ऐसा लगा कि इसने ऐसा कहाँ किया। और एक और बात यहाँ पर जो सोचने वाली बात है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक के साथ एक फ्री बॉटल मिल रहा था दिल्ली में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे खजाना बैठ रहा हो और बहुत कम लिक्विड वो कर दिया गया था। वो इसी पॉलिसी का नतीजा था कि एक के साथ एक फ्री है, कि दिल्ली सरकार ने ये बोल दिया था कि आप जितने मन मर्जी चाहे उतने में आप बेच सकते हैं शराब को। और उस समय क्या हुआ था कि जो पैसे वाले थे जैसे दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये सब काफ़ी पैसे वाले थे। तो इन्होंने अपना जो है क्रेज़ बढ़ाने के लिए, अपना माल बढ़ाने के लिए एक के साथ एक बेचने लगे और बाकी जो नॉर्मल्स हैं जिन्होंने ले दे करके लाइसेंस जुटाया होगा कि नहीं भई हमारे मोहल्ले में भी ये शराब की दुकान खोलना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए शराब का, तो उन्होंने तो बहुत मुश्किल से जुटाया होगा। तो अब ये देखा कि एक पॉलिसी में तो इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया कैसे भी बोली लगा करके, लेकिन दूसरी पॉलिसी में देखा कि अरे उसने तो एक में एक फ्री दे दिया। और ज़्यादातर गुड़गाँव में फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में भी कई दुकानों में आपने देखा होगा एक में एक फ्री देने लगे। तो जो नॉर्मल बेचारे टेंडर लिए थे जिन्होंने बहुत ही इधर-उधर से कुछ व्यवस्था करके, उनको काफ़ी नुकसान होने लगा। तो पॉलिसी थोड़ी-सी गड़बड़ा गई इस पॉलिसी से कि आप जितने डाउन टू अर्थ में जा करके जितना कम से कम में आप अगर शराब बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो इस समय आपने देखा होगा कि एक में एक फ्री बिक रहा था, तो इससे पॉलिसी खराब हो गई। तो फिर आम आदमी पार्टी को लगा कि अब हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये जो बात थी टैक्स माफ़ करने वाली, ये सीबीआई और ईडी की नज़र में आ गया और इस वजह से गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। अब देखिए आगे जाँच पे जाँच होते रहेगी और यहाँ पर मामला जो है बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी को ऐसा क्या अंतरात्मा से फीलिंग आया कि आपने बहुत अच्छा काम किया था और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जो है चर्चा हो रही थी कि एजुकेशन में काफ़ी अच्छा रिफॉर्म कर दिया और पूरे देश को ज़रूरत भी है एजुकेशन की। अगर आप इंडिया को एजुकेशन दे देंगे तो मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ने थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए अपने जो डिपार्टमेंट है या अपने काम को करते हुए उस पर खुद ही पानी फेरने की कोशिश कर दी और दारू और शराब जैसे नीतियों में लग गए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से एक चूक हुई है। और ईडी सीबीआई का भी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि ये वहीं पर एक्टिव दिख रही है पिछले 4-5 सालों में जहाँ पर विपक्ष की सरकार है। तो दोनों पक्ष हमने रख दिए हैं। अब जनता यहाँ पर जो आप देखा होगा थंबनेल में कि यहाँ पर हमने बोला था कि हम आरोपी पक्ष का भी बातें रखेंगे और आरोप सिद्ध करने वाले, आरोप लगाने वाले की बात रखेंगे और फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सरल भाषा में कोई चीज़ पता नहीं होती। केवल हम
भीड़ के आंदोलन से प्रेरित होकर, जैसे बीजेपी के पास ज़्यादा आदमी है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी करो, फिर आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करती है कि गिरफ्तारी मत करो, इसके बहकावे में ना आते हुए और न्यूज़ चैनल के बहकावे पे ना आते हुए आप सच बात जानें और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें। बाकी तो न्यायपालिका है ही है, लेकिन न्यायपालिका की बातें केवल फैसले में समझ आती है, लेकिन चल क्या रहा है उसको हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की, खबरों को। और जनता की अदालत सीरीज में हम बातों को रखने की कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष की बातें क्या हैं। तो आपने देख लिया कि पहले पक्ष ने तो जो कर्जा माफी है, इस कर्जा माफी करते समय उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और एलजी से नहीं पूछा, इसलिए इनको गिरफ्तारी की है। और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो यह लगा रही है कि ईडी सीबीआई चुनाव के पहले ही और विपक्षी पार्टी पर ही हमला करती है। तो ये दोनों पक्ष हो गए। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना फैसला, क्योंकि आप एक प्रकार के न्यायाधीश हैं, आप ही जज हैं। तो इसमें आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ईडी सीबीआई सही है या फिर आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां सही हैं। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक ट्रेंड में रहे और जहां पर हमें लगे कि जो हमको जनता को बताना चाहिए, समझाना चाहिए जनता को आसान शब्दों में, वो हम टॉपिक रोज लेकर के आएंगे। और ये कोशिश हमारी नहीं है, तो हमारे पास कोई ज़्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ज़्यादा से एडिटिंग कर सकें। अभी नॉर्मल प्रयास है। हमको यह लगता है कि हमको जनता को इस तरह से एक सिंपल भाषा में बताना चाहिए और जनता जो है गुमराह ना होकर के सही अपना जो है लीडर चुन सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इस तरह के खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।